हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने जो है साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर हमने जो है क्लास 7 के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा जो है 4 नंबर का लेक्चर है जिसका नाम है उष्मा। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा ये लेक्चर। तो हमने अध्याय 3 में पढ़ा है कि जो ऊनी वस्त्र यानी जांतव रेशे से बनाए जाते हैं, जो ऊनी वस्त्र होते हैं ना वो जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादपों रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो कि हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के जो सूती वस्त्र हैं वो पहनना पसंद करते हैं। तो ये हमें जो है ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, शीतकाल में जो है आप घर के अंदर जो है ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जानते हैं कि कोई वस्तु गर्म अथवा ठंडी है। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। तो इस अध्याय में हम जो है कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग है कि गर्म तथा ठंडा। तो हम जो है अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। इनमें से कुछ हमें गर्म लगती है तो कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ़ हमें ठंडी लगती है। तो सारणी में कुछ जो उपयोगी वस्तुएं दी गई है, इनकी सूची में हमें नाम जोड़ने हैं कुछ है कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है ये सा। तो हम देखते हैं कि जो कुछ वस्तुएं हैं वो ठंडी है जबकि कुछ जो वस्तुएं हैं वो गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं जो है वो दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म है जबकि कुछ जो है वो दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी है। हम कैसे पता करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है। हम प्राय इनका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, यानी उनको छू के लगाते हैं। परंतु यह हमारी स्पर्श इंद्रियां जो है विश्वसनीय है। क्या हमारी जो स्पर्श इंद्रियां जैसे हाथ से हमने छुआ, क्या ये विश्वसनीय है? तो आइए हम इसका पता लगाते हैं। यहाँ पे हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो 3 बड़े मग हैं अथवा कटोरी हमें लेनी है। इनमें से ए, बी तथा सी से हमें क्या करना है, इनको अंकित करना है। और मग जो ए है उसके अंदर हमें क्या लेना है, ठंडा पानी लेना है। मग बी के अंदर हमें गर्म पानी लेना है और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर हमें सी मग में लेना है। तो अब हमें क्या करना है, अब अपने जो बाएं यानी वाम हाथ को मग ए में तथा दाहिने हाथ को हमें क्या करना है, मग बी में डालना है। दोनों हाथों को जो है 2-3 मिनट के लिए हमें मगों के अंदर डुबो कर रखना है। अब जो दोनों हाथ हैं उनको एक साथ हमें सी मग में डुबोना है। तो अब हम क्या देखते हैं, क्या दोनों हाथों में एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। मतलब ऐसा पानी लेना चाहिए जो कि हम हाथ में सहन कर सकें, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। तो बूझो कहना चाहते कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग जो सी है उसका पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है? तो बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है, अपनी स्पर्श इंद्रियां हैं वो जो है विश्वसनीय नहीं है। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम जो है ये कैसे पता करेंगे कि कोई जो वस्तु है वास्तव में कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है? किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीयता का जो माप है उसे ताप से की जाती है। उसके जो है ताप से की जाती है। ताप को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति है उसका नाम है तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। अब हम देखें हैं कि ताप मापन यानी ताप का मापन कैसे किया जाता है। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर यानी ताप को मापने के लिए हम तापमापी का प्रयोग करते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ से पकड़िए तथा उसको ध्यानपूर्वक जो है आपको परीक्षण करना है। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर को जो है हमें यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है।
इसमें से एक सिरे पर बल्ब होता है। बल्ब में जो है क्या होता है, पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर जो है नली में से पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा इधर उधर घुमाइए, तब जब तक कि आपको उसकी जो धारी है वो दिखाई ना देने लगे। अब क्या करना है, थर्मामीटर पर आपको ताप मापने के लिए एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला मापक्रम है वो सेल्सियस में है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि बुझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए गए मापक्रमों में से ये कैसे पढ़े कि पहली ने उसे बताया कि भारत में हमें सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें जो है इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसकी जो परिसर है वो 94 से 108 डिग्री तक है। इससे पहले प्रयोग किया जाता था। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे हम जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो ताप है वो माप सकते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या दिया गया है कि क्रियाकलाप दिया गया है कि थर्मामीटर में ताप का मापन, यानी थर्मामीटर में ताप का मापन कैसे होता है। आइए ये सीखिए कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसे किन्हीं दो जो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों के द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच जो भागों की संख्या है वो छोटे चिन्हों के द्वारा दर्शाए गए हैं को हमें नोट करना है। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच में जो है 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच पाँच भाग हैं। तब एक छोटे भाग का माप 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 0.2 सेंटीग्रेड होगा। उपयोग करने से पहले हमें थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लेना है। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे जो है अपने हाथ में कसकर पकड़ना है और कुछ झटके हमें देने हैं। झटके देने से पारे का जो तल है वो नीचे आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया है। अब क्या करना है हमें, अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखना है। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है और इसका पाठ्यांक जो है हमें नोट करना है। ये आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड के साथ व्यक्त किया जाता है। आपने अपने शरीर का जो ताप है कितना नोट किया है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। जो हमारे शरीर का ताप है ना उसको डिग्री सेंटीग्रेड के साथ व्यक्त किया जाता है। तो अब यहाँ पहली क्या कहते हैं, पहली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित होगी क्योंकि यह ठीक है 37 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो नहीं था। तो आइए हम पहली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। यहाँ हमें फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप हमें मापना है। अपने प्रेक्षणों को जो है सारणी के अंदर नोट करना है। यहाँ पे उससे पहले हमें डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने के लिए जो आवश्यक सावधानी है वो दी गई है कि थर्मामीटर जो है उसको उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का जो तल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। तो थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का जो तल है दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट जाता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसका जो बल्ब है उस साइड से हमें नहीं पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर पहली का जो जवाब था जो उसको आंसर था उसको हमें जवाब देना था। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सामान्य ताप है 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्यतः ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समय के शरीर का औसत ताप है। बुझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी जो थर्मामीटर है से दूध का जो ताप मापना चाहता है। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। यहाँ हमें चेतावनी दी गई है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए, क्योंकि जो थर्मामीटर है
थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचिए। ऐसा करने से ये क्या होगा, ये टूट जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और तथा जो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि जो थर्मामीटर है उसकी प्रास है यानी प्रेशर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। अब यहाँ हमें प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पढ़ना है। हम जो अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लेते हैं। ऐसे ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको जो है दिखाएंगे। इसे ध्यानपूर्वक आपको देखना है तथा इसे मापे जा सकने की जो अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट करना है। प्रयोगशाला जो तापमापी है उसकी प्रेशर प्राय कितनी होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है, जैसा आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था। ठीक उसी प्रकार इस तापमापी में भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात जो हमें करना है। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए जो है आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी प्रयोग में किए जाते हैं। मौसम की जो रिपोर्ट है उसके लिए हमें अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब हमें देखना है कि तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। यह हमें प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का जो ताप है उसको मापते हुए दिखाया गया है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लेना है। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोना है कि उसका बल्ब जो है जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली तथा दीवारों को स्पर्श ना करे। तापमापी को जो है जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसके पारे के तल की गति को देखना है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का जो तल है वो स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक हमें जो है नोट करना है। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ विभिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा हमें करनी है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्न सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर हमें रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का जो बल्ब है वो चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप हमें मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। यहाँ हमें फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है कि किसी बीकर या मग में थोड़ा सा हमें गर्म जल लेना है। तापमापी के जो बल्ब है उसको जल में हमें डुबोना है। पारे के तल के स्थिर होने की हमें प्रतीक्षा करनी है। जब पारे का तल स्थिर हो जाएगा तो हमें ताप नोट करना है। अब तापमापी को जल के बाहर निकाल देना है। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का जो तल है वो गिरने लगता है। इसका क्या अर्थ है? किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका जो बल्ब है वो जल या किसी वस्तु में रखा हो जिसका ताप मापन हमें करना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको जो है पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। तो बिल्कुल पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग में कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का जो तल है वो नीचे या ऊपर क्यों नहीं होता है? जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसके अंदर जो पारा होता है उसको मुंह से निकालने के बाद उसका तल ऊपर नीचे क्यों नहीं होता है? अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर को मुँह से बाहर निकाल लेने किसी भी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से हमें परीक्षण करना है। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी कि देखते हैं, जैसे ये मुड़ा हुआ भाग है आप देखते हैं, तो विभंग का क्या लाभ है? इसके अंदर जो ये मुड़ा हुआ पार्ट है उसका क्या अर्थ है? क्या पारे के तल को आप नीचे गिरने से रोकता है? जो ये है वह पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। तो तापमापी के पारे में जो तापमापी है उसको पारे में प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं।
पारा जो है एक विषाक्त पदार्थ है और ये तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान जो है वो अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर जो है उपलब्ध है जिसमें जो है पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ऊष्मा का स्थानांतरण। अब हम देखेंगे कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है। संभव है आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण क्या है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली गई है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ये ठंडा क्यों हो जाता है? जो ऊष्मा बर्तन में प्रवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो अब हमें ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है इसका हमें जो है क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे कि एल्युमिनियम या लोहे की किसी भी धातु की एक छड़ हमें लेनी है। तो अब हम इस पर जो है मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देंगे। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर हमें चिपकाने हैं। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड में हमें कसना है। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप जो है छड़ के किसी सिरों को ईंटों के बीच में दबाकर कर सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक है जो है हमें इसका परीक्षण करना है। तो अब हम क्या देखेंगे कि मोम के जो टुकड़े हैं उनका क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरने प्रारंभ हो जाते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के द्वारा स्थानांतरित होती है। जो ठोस है उसमें ऊष्मा किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? चालन विधि के द्वारा। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा जो है वो चालन आसानी से हो जाता है? आपने आपसे देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के जो बर्तन हैं उनमें प्लास्टिक या लकड़ी की जो हत्ती है वो लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? यहाँ में फिर से क्रियाकलाप दिया गया है कि किसी छोटे बर्तन या बीकर में पानी को हमें गर्म करना है। कुछ वस्तुएं जैसे कि इस्पात यानी स्टील को चम्मच प्लास्टिक का स्केल पेंसिल या विभाजनी डिवाइडर एकत्रित हमें करना है। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोना है। कुछ देर बाद हमें प्रतीक्षा करनी है और दूसरे सिरे को छूकर देखना है। तो अब क्या होता है जो स्टील की चम्मच थी वो किसकी बनी हुई है? वो धातु की बनी हुई है। तो वो क्या होगी? उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। और जो प्लास्टिक की बनी होती है उसका सिरा जो है वो गर्म नहीं होगा। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसमें ऊष्मा का क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। यानी जो पदार्थ होते हैं वो अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा के चालक कहते हैं। इसके उदाहरण है एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? आइए इसका हमें पता लगाना है। तो क्रियाकलाप 4.8 गोल पेंदे के फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल में जो है 2/3 हमें भरना है। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क में रखने का कोई ऐसा प्रबंध हमें करना है जिससे कि आप इसे नीचे तथा मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की हमें क्या करनी है? प्रतीक्षा करनी है। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक जो स्टील को जो है वो धीरे से रखना है। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे हमें क्या करना है? मोमबत्ती को गर्म कर देना है। अब प्रेक्षण को जो है लिखना है कि जो कुछ आप देख रहे हैं इसका चित्र भी बनाना है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जो जल है वो गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस जो गर्म जल को है आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। फिर यह जल फिर से गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल है फिर इसके स्थान पर आ जाता है। ये जो प्रक्रिया है तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संवहन।
वायु जो है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की जो गर्म वायु पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ हमें एक जो है क्रियाकलाप दिया गया है 4.9, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में हमें रखना है। तो क्या आप दोनों हाथ जो है वो समान गर्म हो रहे हैं? आप क्या अनुभव कर रहे हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ जो है वो अधिक गर्म अनुभव कर रहे हैं और ऐसा क्यों? सावधान, जो अपने जो हाथ हैं उनको ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर ही हमें रखना है। तो ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर की वायु जो है वो संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर का जो हाथ है वो अधिक गर्म होता है तथा पार्श्व की वायु जो है वो संवहन द्वारा गर्म नहीं होती है, इसलिए यह वायु लो के ऊपर की जो वायु है जैसे गर्म नहीं लगती। अब हमें यहाँ क्या दिया गया है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय जो स्थल यानी धरती का जो थल है उससे जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। जो हमारा थल वाला भाग होता है ना, धरती वाला, वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। जो स्थल है के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। दिन के समय जो स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसके स्थान लेने के लिए जो समुद्र की जो ठंडी वायु है वो स्थल की ओर बहने लगती है। चक्कर को पूरा करने के लिए स्थल की जो गर्म वायु है वो समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर आने वाली जो वायु है उसको हम क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर जो है, समीर की जो ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के जो भवन और खिड़कियां हैं वो समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में ये प्रक्रम क्या होगा? ये बिल्कुल जो है अपोजिट होगा कि समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होगा। अब वो दिन के अंदर गर्म हो गया और जो स्थल है उसकी अपेक्षा ये धीमी गति से ठंडा होगा। इसलिए जो स्थल की वायु है वो जो है ठंडी वायु यानी समुद्र की ओर बहती है। तो ये क्या कहलाती है? ये थल समीर कहलाती है। ये परिघटना हमें ऊपर चित्र में दिखाई गई है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें क्या होता है? गर्माहट अनुभव होती है। सूर्य से हम जो है हम तक जो ऊष्मा है वो कैसे पहुंचती है? ये चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में जो है ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई भी माध्यम नहीं है जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम क्या कहते हैं? विकिरण द्वारा कहते हैं। तो सूर्य की वायु है वो हम तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी जो है माध्यम जैसे कि वायु, जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी भी ताप यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें जो है इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटकर रखा कोई जो गर्म बर्तन है वो ठंडा होते समय अपनी कुछ जो ऊष्मा को विकिरण के द्वारा जो है इसी परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उसमें से ऊष्मा को ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड जो है विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरणित करते हैं। जब वे ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग जो है परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग जो है परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का जो ताप है वो बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का प्रयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र किस प्रकार के होते हैं? अब हम देखेंगे कि जो मौसम के अकॉर्डिंग हमारे जो वस्त्र हैं वो किस प्रकार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र की वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के जो कपड़े हैं उनको पहनना अधिक पसंद करते हैं? ऐसा क्यों है? तो आइए हम इसका पता लगाते हैं।
कि टिन के एक जैसे दो हमें क्या करने हैं, डिब्बे लेने। इसमें से एक का जो भारी पृष्ठ है वो काला तथा दूसरे का जो भारी पृष्ठ है वो हमें सफ़ेद रखना है। दोनों डिब्बों को में जो है बराबर मात्रा में जल भरना है तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए हमें धूप में रख देना है। दोनों डिब्बों में भरे जल का जो है अब हमें ताप को मापना है। तो आप क्या देखेंगे कि इनमें कुछ अंतर पाते हैं। किस डिब्बे में जो है जल अधिक गर्म है, केवल ये छूकर ही आप भी आप दोनों के ताप का अनुभव कर सकते हैं। जो हमारे काले रंग का जो डिब्बा है उसके अंदर जो है जल अधिक गर्म होगा, क्योंकि ये मतलब गहरे रंग का है, और साथ में ये जो है काले रंग का है, और काला जो रंग है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसी कारण ये काले रंग का जो डिब्बा है हमारा, उसके अंदर जो जल है उसका ताप अधिक है, और जो ये सफ़ेद रंग का है उसके अंदर कम है। तो क्रियाकलाप 4 में उपयोग किए जाने वाले दोनों डिब्बों हमें लेने हैं। इन दोनों में जो है समान मात्रा में समान ताप पर जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म जल हमें भरना है। दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखना है। 10-15 मिनट के पश्चात हमें क्या करना है, प्रत्येक डिब्बे के जल का हमें ताप ज्ञात करना है। इन दोनों डिब्बों में जल का ताप जो है वो समान दर से कम हुआ है। क्या इन क्रियाकलापों में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? जो गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में जो है गहरे रंग के वस्त्र पहनने हमें सुखद लगते हैं। हल्के रंग के कपड़े जो है उसमें विकिरणों के अधिकांश भाग को जो है परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक होते हैं। यहाँ पे कुछ बॉक्स के अंदर दिया गया है, हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि इसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल किया जा रहा है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। तो सर्दियों में जो ऊन के वस्त्र हैं वो पहनते हैं। ऊन उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के जो रेशों के बीच की वायु है वो फंसी रहती है। यह हमारे जो शरीर की उष्मा है उसको ठंडे परिवेश की ओर विकिरणित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए कि सर्दी में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसका चुनाव करके आपको किसका उपयोग करने की छूट दी जाए तो इनमें से आप किसको चुनेंगे? याद रखिए कि 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। आशा है कि आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप जो है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।